सो या लेट्स स्टार्ट. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज पढ़ेंगे अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर द रिसर्च इज़ डन. जब रिसर्च हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि रिसर्च करने का पॉइंट क्या है, पर्पस क्या है रिसर्च का, कि हमें उससे कुछ वैल्यूबल निकाल के लाना है. ठीक है, अब रिसर्च हमने कर लिया, इंटरव्यू ले लिया, सर्वे कर लिया. ठीक है, नाउ द टाइम इज़ टू analyze the results that we got in the research. जो उन रिसर्च में से हमें इंसाइट निकल के आए वो हमें बताने हैं कि उसको एनालाइज करना है और उसको यूज़फुल बनाना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे is how to analyze findings and creating the insights from the research. What is affinity mapping and how do we do it? Value proposition canvas, an introduction about it, and then we'll have work review whatever you have done. So class activity will mostly align to doing affinity mapping, but since you have not done, or you all have not put the insights yet on the exam board, सबने exam board पे भी insight नहीं लिखा है, that will make it hard to do it. Anyways, we'll start with that and then we'll go ahead. Am I clear? यस, नो, क्लियर है सभी को? सो लेट्स स्टार्ट. सो जब भी हम रिसर्च करते हैं, वेन एवर वी डू रिसर्च, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ आंसर्स मिलते हैं लोगों के. ठीक है, वो है हमारे रिसर्च गैदरिंग है, उसको हम बोलेंगे रिसर्च गैदरिंग है, कि हमें ये सारा कुछ रिसर्च से मिला. ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, रिसर्च करने के बाद क्या करेंगे, उनको हम यूज़फुल बनाएंगे. तो यूज़फुल बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं और उसको हम बोलते हैं रिसर्च एनालिसिस. तो रिसर्च एनालिसिस के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से मेनली हम आज देखेंगे कि वाई डू वी डू रिसर्च एनालिसिस. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च एनालिसिस? कैन एनीवन टेल, रिसर्च एनालिसिस से हमें क्या फ़ायदा होगा? अर्पिता? हेलो अर्पिता, आर यू देयर? हेलो अर्पिता, शशि, आर यू देयर? सॉरी गाइस, आई वॉज ऑन म्यूट, आई वॉज सेइंग, मैं बोलते आ रहा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स विच इज़ अबाउट हाउ डू वी एनालाइज फाइंडिंग्स. हमने जो भी रिसर्च किया है उसके फाइंडिंग्स, उसके आंसर जो हमने गैदर किए हैं, उसका क्या करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे और उनसे इंसाइट्स कैसे बनाएंगे. क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हो तो जो आपने पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर किया उसका रेलेवेंस होता है, लेकिन कंज्यूमेबल नहीं होता है. आपको किसी को दिखाना रहेगा कि मैंने ये रिसर्च किया, तो आप कुछ बताओगे ना कि ये फाइंड किया मैंने रिसर्च से, मैंने रिसर्च किया तो ये मुझे पता चला. अब पूरा का पूरा तो दिखाओगे नहीं उसको, डेटा कोई पूछेगा तो, राइट? यस और नो? यस सर. तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्च एनालिसिस करते हैं और उनमें से हम इंसाइट निकाल के लाते हैं, उनसे वो फाइंडिंग निकालते हैं कि हाँ ये फाइंडिंग्स हैं हमारे रिसर्च की और ये यूज़फुल हो सकती हैं मेरे लिए. ठीक है, उसको कैसे करते हैं? सो देयर इज़ अ मेथड कॉल्ड एज एफिनिटी मैपिंग. एफिनिटी मैपिंग हम यूज़ करके उसको एनालाइज करेंगे और इंसाइट बनाएंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस, एंड उसके बारे में जानेंगे व्हाट इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन साइकिल, हाउ डू यू क्रिएट अ वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको वैल्यू ड्रिवन कैसे बनाओगे, वैल्यू उसका कैसे क्रिएट हो रहा है वो कैसे करोगे. उसके बाद हम वर्क रिव्यू करेंगे आपका, जो भी आपने काम किया है, और क्लास एक्टिविटी बेस्ड ऑन दैट. So let's start with research analysis. Research analysis
से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग हमें ये जानना ज़रूरी है कि वाई डू वी डू रिसर्च एनालिसिस, हम रिसर्च एनालिसिस क्यों करते हैं? डू हैव एनी आइडिया? यस, रिसर्च एनालिसिस करने का क्या मोटिव है अर्पिता? To find out the important, to summarize like whatever important things we have found through the research. एग्जैक्टली टू समराइज व्हाट इज़ आवर फाइंडिंग फ्रॉम दिस होल रिसर्च, जो हमें यूज़फुल इंसाइट देगा दैट वी कैन टेक इनटू building or designing the product that we are going to do, right? It can be health related, it can be climate change related, it can be educational related, so all those things which is there that you can do, right? So going back whatever is written on the slide, so first thing कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि किसने क्या बोला और उसका पूरा मोटिव क्या है उस डेटा को दिखाने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। उनको ग्रुप करने के बाद उनका सेंस लाइक वी मेक श्योर दैट इट बिकम सेंसिबल, क्योंकि जब भी आप किसी को दिखाओगे डेटा तो आप उसको पूरा डेटा नहीं दिखा सकते हो क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होगा उसको समझने के लिए। तो आप उसको क्या करते हो, एनालाइज करके कुछ चीज़ें निकाल के लाते हो कि ये मैंने रिसर्च किया और यहाँ से मैंने ये फाइंड किया, ठीक है। और वो हेल्प करता है समझने में कि हाँ कि आपने ये रिसर्च किया था तो इसका ये फाइंडिंग है और इसको हम डिज़ाइन में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च होने से पहले आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, आपके एग्जाम बोर्ड पे भी ऐसे आंसर्स बिखरे हुए दिखेंगे, राइट। अभी आप आंसर लगाना स्टार्ट करोगे तो अभी वो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में ही है ना, यस और नो? यस सर। वो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में है, तो इस तरह से कुछ देखेंगे। लेकिन जब आपका रिसर्च एनालिसिस आप कर लोगे तो इस तरीके से कुछ कैटेगरीज आपको दिखेंगी, अपने ही आंसर्स में आपको कैटेगरीज दिखने लगेंगी। जैसे कि आपने मान लो हेल्थ पे आपने पूरा रिसर्च किया, तो हेल्थ में भी हो सकता है कि हेल्थ भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड आपको आंसर्स मिले, फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड आपको आंसर्स मिले, देन हाइजीनिक हेल्थ से रिलेटेड आंसर्स मिले। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती हैं, और जब कैटेगरीज बनती हैं तो वो हमें उस डोमेन को समझने में और मदद करती है, ठीक है। तो जब आप रिसर्च एनालिसिस में करते हो तो कैटेगराइजेशन करते हो बहुत सारी चीज़ों के, तो जो आंसर आपको मिले होते हैं उनको सिमिलैरिटी के बेसिस पे, मतलब एक जैसा दिखने के बेसिस पे, एक जैसा इन्फॉर्मेशन साउंड करने के बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज करते हो, ताकि पता चले कि हाँ कि ये असाइनिंग वर्क के बारे में बात हो रही है, या फिर ये डिवाइडिंग वर्क के बारे में बात हो रही है, ऑथेंटिकेशन ऑफ वर्क के बारे में बात हो रही है। उसमें ये कैटेगरी है तो उसमें लोगों ने क्या कहा, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारा कुछ रिसर्च से फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो और इसको करने के बाद जो है इंसाइट्स मिलते हैं, और उस इंसाइट्स को कन्वर्ट करके हम पर्सोनास बनाते हैं, कस्टमर जर्नी मैप बनाते हैं, एम्पैथी मैप्स बनाते हैं, और उसके बेसिस पे हम आइडिएशन करते हैं कि हाँ ये क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये यूज़र हमारा सैम्पल है, तो इसके बेसिस पे हम क्या क्या उसको फीचर हम सजेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन हम ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एनालिसिस करने का बहुत सारा तरीका है, देयर आर सो मेनी वेज टू डू रिसर्च एनालिसिस, but what we are going to study here is affinity mapping. So affinity mapping can also be termed as bucketing. आपको bucketing नाम से भी बहुत लोग इसको बोलते मिल जाएंगे कि हाँ हमने bucketing कर लिया। bucketing का मतलब क्या होता है? bucketing से क्या आप समझते हो? अगर मैं बोलूँ कि bucketing मैंने किया तो उससे क्या समझते हो? Yes? सर बकेट बकेट का क्या मतलब होता है? बकेट में बहुत सारा सामान कलेक्ट, बकेट में बहुत सारा सामान होता है। हो सकता है कि एक बकेट में हमने चावल रखा, एक बकेट में दाल रखा, एक बकेट में गेहूँ रख दिया, हाँ, इस तरीके से बहुत सारे बकेट बना लिए जिसमें अलग अलग तरह के सामान हैं भरे हुए, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग सामान जो है एक एक बकेट में हो गया, तो उसको बकेटिंग कहेंगे। उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो कि एक तरह का इन्फॉर्मेशन उठाया और एक ग्रुप बना दिया, एक बकेट बना दिया उसका,
Similarly, we took another set of similar information and then we created a category of it or a group of it, right? So this is called affinity. Affinity is nothing but similarity mapping. तो जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होते हैं उनको जब मैप करते हैं और उनसे जब इंसाइट निकालते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड एफिनिटी मैपिंग. अब एफिनिटी मैपिंग कैन बी ऑफ मल्टीपल लेवल्स. इट कैन बी इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल में क्या करते हैं, बस हम देखते हैं कि क्या क्या डेटा जो है हमारा सिमिलर है, उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं. ठीक है. सो हाउ डज़ इट हेल्प एक्चुअली, कैसे ये हेल्प करता है? ये सबसे मेजर जो हेल्प है इसका कि बहुत बड़े डेटा को सिंथेसाइज और ऑर्गेनाइज करने में ये फ़ायदा देता है. ठीक है. और उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करने में हमें मदद करता है. क्योंकि आप ये समझते हो कि अब मान लो आपने रिसर्च किया 100 लोगों पे, हो सकता है पॉसिबिलिटी 100 लोग पे रिसर्च किया आपने? यस, नो? यस सर. यस. अर्पिता? तो अगर 100 लोग पे हमने रिसर्च किया तो क्या आपको लगता है कि 100 लोग के पास अलग 100 अलग तरह के थॉट होंगे, अलग तरह की सोच होगी, बिल्कुल अलग? किसी ना किसी का तो सिमिलर थॉट होगा. हो सकता है 100 में से 20 का एक तरह का थॉट हो, 30 का एक तरह का थॉट हो, 40 का एक तरह का थॉट हो सकता है ऐसा? यस सर. हो सकता है ना. तो उसी को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम जब किसी को बताना रहेगा आपको रिसर्च का फाइंडिंग, तो आप ये नहीं कहोगे हम 100 लोग की 100 बातें आप नहीं बताओगे. आप ये कहोगे कि 100 लोग में मैंने रिसर्च किया, उसमें 3 मेजर तरह के लोग निकल के आए. एक ये है टाइप, एक ये टाइप है, एक ये टाइप है. उनकी ये बिहेवियर्स हैं, फंक्शनैलिटी अप्रेज करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं. ठीक है. उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हो आप. ठीक है. तो वो उस तरीके से और कैटेगराइज होता रहता है इन्फॉर्मेशन और आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इनसाइट के फॉर्म में मिलती है, जिसको आप रिसर्च का आउटकम क्या होना चाहिए. जब भी रिसर्च आप करते हो और एनालिसिस करते हो रिसर्च का, तो हमेशा उसका आउटकम क्या होता है? उसका आउटकम होता है कि आप जो डिज़ाइनर है, जो फाइनल डिज़ाइन बना रहा है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि उसके वजह से वो पूरा ऐप बना डाले. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ. जैसे कि ये देखो, मैंने एक इंटरव्यू लिया. देखो इंटरव्यू लिया तो मुझे इस तरह से आंसर मिले. ये ऑलरेडी है. ठीक है. ये आंसर्स मिले हैं मुझे. तो मैंने जैसे मान लो एक बंदे से मैंने इंटरव्यू लिया, उसका इतने अलग अलग तरह का आंसर मिला. ठीक है. देखो इतने आंसर्स मिले. फिर दूसरे यूज़र का इतना आंसर मिला. ठीक है. तीसरे यूज़र का मिला, चौथे यूज़र का मिला, पाँचवें यूज़र का मिला, छठे यूज़र का मिला. इस तरह करते करते मुझे 10-11 लोग का इंटरव्यू लिया मैंने. ठीक है. ये समझ रहे हो आप? ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर. यस. Yes, sir. ठीक है. तो इस तरीके से जब आप इंटरव्यू के इनसाइट जब इकट्ठा करोगे तो ये इसी तरीके से दिखना चाहिए कि ये यूज़र है, उसके सारे आंसर्स आपको ऐसे मिले. ठीक है. अब देखो मैंने क्योंकि आंसर्स ओपन एंडेड पूछे, तो हर सारे आंसर जो हैं वो बहुत ही यूनिक हैं. ठीक है. यूनिक आंसर्स हैं. और देखो इसको कन्वर्ज कैसे करते हैं, इसको ऐप में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो अब इसमें से हमने एफिनिटी मैपिंग कैसे करी. देखो यहाँ पे एफिनिटी मैपिंग करी हुई है. हमने सिमिलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है कैटेगराइज किया. अब इस पूरे इन्फॉर्मेशन को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें, जो भी मिला है, तो मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया. बिहेवियर, किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, इंटरेक्शन, किस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं, और रिक्वायरमेंट, किस तरह से लोग इन रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं. ठीक है. उसमें से फिर मैंने फिर फर्दर कैटेगराइज किया कि किस किस तरह के लोग हैं और किस किस तरह का रिक्वायरमेंट है. तो स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग प्रोफेशनल हैं, रिक्रूटमेंट है, अदर्स है. ठीक है. उसके बाद जो है फिर फर्दर उसको जितना नैरो डाउन कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो इस तरीके से एफिनिटी मैपिंग आप करते जाते हो जब तक कि आपको फीचर ना मिल जाए. तो लास्ट में हम यही बोलते हैं कि हाउ माइट वी. जब हमें मिल जाते हैं पॉसिबल एरिया ऑफ इंटरवेंशन, तो हम बोलते हैं कि हाउ माइट वी, हम कैसे करें उसको. ठीक है. उसके बाद आगे डिज़ाइन प्रिंसिपल, यूज़र फ्लोज बनाते हैं, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं. तो इस तरीके से हम जाएंगे. ठीक है. सिमिलर वे में हम जाएंगे.
ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? No, sir. Cool. तो देखो, सबसे पहले क्योंकि अब हम एफिनिटी मैपिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एफिनिटी मैपिंग करते कैसे हैं, मोर प्रिसाइजली हाउ डू वी कंडक्ट रिसर्च एनालिसिस, एंड बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट एफिनिटी मैपिंग सो वी आर टेकिंग दैट कंटेक्स्ट ओनली. सो एफिनिटी मैपिंग को बनाने के 5 स्टेप हो सकते हैं. पहला, जनरेटिंग आइडियाज़. जनरेटिंग आइडियाज़ कैसे हो रहा है? आप जब रिसर्च करो तो आइडियाज़ कैसे जनरेट हो रहे हैं? आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आइडियाज़ कैसे जनरेट हो रहे हैं बताइए. By analyzing the responses of other people. Analysis will come later, but the first one thing that you said is right. The responses एक्चुअली में वो आइडियाज़ आप नहीं जनरेट कर रहे हो, वो यूज़र आपके क्वेश्चन के बेसिस पे आपको दे रहे हैं, वो इनसाइट्स आपको आंसर्स दे रहे हैं. तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ जनरेटिंग आइडियाज़. वो आंसर्स जनरेट करके दे रहे हैं आपको, विच इज़ अ काइंड ऑफ आइडिया टू यू. क्योंकि आप उससे पूछोगे एक्सपीरियंस क्या है, you will ask them what is their experience, what is their behavior, what is their interaction, and what are the suggestions they want, right? So this is the step first. You already did it. Now second part is displaying the ideas. आपको जो भी आंसर मिले you display it as it is, right? Step 3 will include the bucketing or the categorizing of idea. आइडियाज़ आपको मिले तो आपने देखा ना, वो मैंने बिहेवियर, इंटरेक्शन और रिक्वायरमेंट में ग्रुप कर दिया. तो ज़रूरी नहीं वो 3 ही ग्रुप बने. आपको अगर मान लो 10 अलग अलग तरह के ग्रुप मिल रहे हैं तो 10 अलग अलग तरह के ग्रुप बना लो, कोई बुराई नहीं है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट क्रिएटिंग मोर ग्रुप्स, राइट? बिकॉज माई पर्पज़ वॉज डिफरेंट. मेरा पर्पज़ वहाँ पर वो 3 कैटेगरी बनाने का बिल्कुल अलग था, इसलिए मैंने उसको ऐसा बनाया. अदरवाइज़ मैं उसको दूसरे तरीके से बनाया, क्योंकि मेरा यूज़र ग्रुप जो है बहुत डिफाइंड है. मैंने केवल स्टूडेंट्स को टारगेट किया है, केवल स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया था. स्टूडेंट्स जो अपने अपर ये हायर एजुकेशन में हैं, जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, इन सारे तरह के यूज़र को मैंने जो है टारगेट किया था. तो मेरा इनसाइट बहुत ही डिटेल्ड निकल के आएगा, ठीक है. उसके बाद आइडियाज़ को ग्रुप कर लिया. उसके बाद जिस तरह का ग्रुप बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका हेडर दे दो, आप उसका टाइटल दे दो. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक तरह के आइडियाज़ मिले, इनका टाइटल दे दिया व्यूइंग वर्क, कम्युनिकेटिंग वर्क, असाइनिंग वर्क, ऑथेंटिकेटिंग वर्क, ब्राउजिंग वर्क. इस तरह से आपने दे दिया, ठीक है. इस तरीके से आप क्या करोगे, उनको हेडर कार्ड बना दोगे. और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो ऑलरेडी आपका जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंसाइटफुल स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आप दिखने लगेगा. सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एफिनिटी डायग्राम्स, एफिनिटी मैपिंग और मे बी बकेटिंग. क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नाउ सी द सेम थिंग हैज़ बीन शोन इन अ इमेज. वो सेम जो प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस, इमेज के फॉर्म में मैंने शो किया है. तो सबसे पहले आप जब आंसर जब गैदर करते हो तो ऐसा दिखेगा. फिर उनको ग्रुप करोगे 2, 3 और ये इनकी से सिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको ग्रुप करोगे तो ऐसा दिखेगा. और जब ग्रुप हो जाएगा तो उनको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है उस तरह का लेबल दे दो, ठीक है. इस तरीके से हो जाएगा ये. सो दिस इज़ हाउ एफिनिटी मैपिंग कैन बी डन, राइट. सो ये चीज़ है. एंड ओके, सो because we are talking about affinity mapping, so we also have to understand what are the different kind of data, what are the different kind of data that we are collecting with the help of affinity mapping or the research में अलग अलग तरह के डेटा हमें मिलते हैं, राइट. ये याद है, आप लोग को याद है, ये हमने डिस्कस किया था इंटरव्यू में, क्वेश्चनर्स मेकिंग में भी, और आइडिया ये इन्फॉर्मेशन कैटेगराइजेशन एक लास्ट टॉपिक मैंने कवर किया था इंटरव्यूज़ में. वहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया था मैंने.
कि क्या क्या तरह के डेटा मिलते हैं आपको रिसर्च करने से, याद है किसी को? यस, नो? No, sir. ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब भी आप क्या करते हो, जस्ट अ सेकेंड, जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको बहुत तरह के डेटा मिलेंगे, एक्सपीरियंस के बेस पे डेटा मिलेगा, कभी कभी कुछ स्टेटमेंट यूज़र बोल देगा जो कि बहुत वैल्यूबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम अ वर्किंग वूमेन, आई डोंट गेट टू स्पेंड इनफ टाइम विद माई किड डज नॉट लिसन टू वॉट आई टेल हिम टू डू इन द हाउस एंड आउटसाइड, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अब इसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी स्टेटमेंट्स जो होते हैं जो लोग बोल देते हैं वही बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो ये एक तरह का डेटा है जो आपको रिसर्च से मिलेगा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ डेटा इज़ अ यूज़र स्टेटमेंट। सो यूज़र जैसा उसने बोला, यूज़र ने एज इट इज़ हमने उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, छोटे पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना है तो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो मैंने, देखो यहाँ पे देखो ये है ना, यह आई वुड से my schedule is very very dynamic. On some days you would see me, I'll have like 5 events on my calendar, and so on Sundays I would have no event. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वो क्या था, वो एक स्टेटमेंट था, राइट? तो वहाँ पे मुझे उसका वैल्यू एज इट इज़ मिल रहा है, तो मैंने उस स्टेटमेंट को कैप्चर कर लिया। तो एक ये तरह का डेटा हो गया। फिर सेकेंड काइंड ऑफ डेटा इज़ ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया बात करते समय, लाइक यू अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, और आपने उसकी साइकोलॉजी को समझा, क्या कहना चाह रहा है, उसके इमोशंस को समझे, उसके एक्सप्रेशंस को समझ के जो है आपने इंसाइट लिखा कि हाँ ये कह तो ये रहा है लेकिन मे भी बोलना ये चाह रहा है। होता है ना ऐसा कि आपसे जब कोई बात कर रहा है तो वो बात जिस चीज़ के कर रहा है तो वो मे बी बात किसी और चीज़ कर रहा हो लेकिन कहना कुछ और चाह रहा है, उसको सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। यस और नो? Yes, sir. sir. तो एज अ डिज़ाइनर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है और वो कहना क्या चाहता है। दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुड डिज़ाइनर, गुड रिसर्चर मे बी, राइट? So this is the second kind of thing. Third is problem point और pain point. ऐसे वो सारे statement, ऐसे वो सारे observation जिसमें उसको किसी तरह की तकलीफ है, any kind of pain that a user is experiencing, those are the problem points. So these are very important because these are the useful points which we will take into consideration while creating a new feature or addressing to the pain points of the user. क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा पेन पॉइंट ओरिएंटेड ही होंगे ना, कोई पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, राइट? तो प्रॉब्लम पॉइंट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या है यूज़र को। जब आपको पता रहेगा प्रॉब्लम क्या है तभी तो आप सॉल्व करोगे, राइट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लीड टू चिल्ड्रन बिकमिंग नॉटी, राइट? और लीड्स टू चिल्ड्रन बिकमिंग आउट ऑफ कंट्रोल, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम पॉइंट है, ठीक है? ये 3 तरह के हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे। फर्स्ट इज़ यूज़र स्टेटमेंट, सेकेंड इज़ ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड इज़ प्रॉब्लम पॉइंट, राइट? इन 3 तरह के इंफॉर्मेशन मेनली आपको मिलेंगे। चौथा एक आपको ये और मिल सकता है, गोल्स मिल सकता है कि यूज़र अचीव क्या करना चाहता है, व्हाट द यूज़र वांट्स टू अचीव। दैट कैन बी अ फोर्थ काइंड ऑफ डेटा दैट यू कैन फाइंड, राइट? So these are the 4 points, 4 kinds of different information that you would find while doing research. अब आता है स्टेप 2 कि इसको ग्रुप और कैटेगराइज कैसे करें। तो ग्रुप और कैटेगराइज करने का क्या तरीका है, विल लुक इनटू दैट। सो फर्स्ट लाइक इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन, लाइक हम जैसे यूज़ कर रहे थे फिर एग्जाम पे, लाइक इट इज़ सिमिलर टू दैट। टेक
one post-it and make it the first post-it in the first cluster. सो पहले क्या करना है, पहले आपने जो है सारा जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया सर्वे से या फिर इंटरव्यू से, सब एक जगह पहले आपको लिख लेना है एग्जाम बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्लस्टर बनाना स्टार्ट करना है, ग्रुप बनाना स्टार्ट करता है। तो आप ये मत सोचो कि कौन सा ग्रुप पहले बनाना चाहिए, आप 1 बाय 1 जो है उसको स्टिकी नोट लेना स्टार्ट करो, 1 बाय 1 लेना स्टार्ट करो। अगर दोनों में सिमिलर चीज़ें दिखती हैं तो उनको एक साथ रख दो, अगर दोनों में सिमिलर नहीं है तो उनको अलग अलग रख दो, ठीक है। और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सारा जो इनसाइट है उसको लेते जाओ, और अगर सिमिलर चीज़ें दिख रही हैं ग्रुप्स में तो उनको एक साथ रख दो, अगर नहीं दिख रही हैं तो एक नया ग्रुप क्रिएट कर दो। ये समझ में आ रहा है? हाउ डू वी डू इट? Yes, sir. Right, Arpita? Yes, sir. Right, this simple, right? Only you have to find ki, okay, is it looking similar or not? That is all you have to do, and keep going until you reach towards the end. जब सारा डेटा आपका क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है, then you will find okay बहुत सारे ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे. So that is the second step, which is grouping and categorizing, right? So now here is a very important thing. हो सकता है कि whatever categories that you have created might not be the final one. हो सकता है कि आपने initial categories जो है बना दी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही तरह का information, the same kind of information might fit into maybe 2 or more places. हो सकता है ऐसा? Possibility है? Yes? No? Yes, sir. ठीक है। सो what you have to do is कि आफ्टर फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज डन, यू हैव टू रिफाइन इट थोड़ा सा, और आप उन सारे ग्रुप को स्टडी करके थोड़ा सा और उसको अरेंज करोगे, राइट। एंड वेन एवर यू आर डूइंग एफिनिटी मैपिंग, डोंट डू इट अलोन, राइट। इवन दो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अकेले है, बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ पीपल अराउंड यू। आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हो, भाई बहन का हेल्प ले सकते हो, जो भी आपको हेल्प कर सके, क्योंकि वो ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत तेज़ी से आपका काम कर लोगे, ठीक है। आप जब भी काम कर रहे हो तो जितने लोग का हेल्प ले सकते हो लो, ठीक है। एंड ट्राई टू डू इट, बिकॉज इन दैट वे यू विल गेट मोर डीपर इंसाइट इन दैट, राइट। और उसको कैटेगराइज कर लो, ठीक है, रिफाइन कर लो, दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। एंड आफ्टर यू do the affinity mapping, your information would start looking something like this. See, something like this, your information will start looking like. उनमें कैटेगरीज बन जाए, मान लो कि Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ का आंसर आया तो लोकेशन बेस्ड है, प्रोफेशन बेस्ड है, किस तरह का इन्फॉर्मेशन है। मैंने बोला था ना कि कैटेगराइज करके we'll have to give label to that group, right? So similarly, this is very basic, आपका बिल्कुल अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन, प्रोफेशन, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ ये सारी चीज़ें आए ही आए, नॉट नेसेसरी इट कैन कम, बट इट विल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? Yes, sir. Right? So this is how, and affinity mapping. So after this we have to study about affinity mapping, but for this, before going on to that, you have to put information, because बिना information के आप जब तक आंसर्स वहाँ पे डालोगे नहीं, मैं करा नहीं सकता एफिनिटी मैपिंग। इसीलिए मैंने आपको सबको लास्ट वीक में मैंने इंटरव्यूज़ और सर्वेस कंडक्ट करने के लिए दिया था, ताकि आप सब लोग मंडे को वो अच्छे से आप उसको कर लो, ठीक है। एनीवेज, आप वो सारा इन्फॉर्मेशन अभी मतलब कलेक्ट कर लो एग्जाम बोर्ड पे। विल डू दिस एक्टिविटी विद एवरीवन वंस द इंफॉर्मेशन इज डन, और वंस द इंफॉर्मेशन इज अ लिटिल गुड इंफॉर्मेशन कम्स ऑन द बोर्ड, देन विल डू द एफिनिटी मैपिंग। बट यू गॉट द आइडिया ना, होता कैसे ये आपको पता चला, हाउ इट इज डन? Yes, sir. यस अर्पिता, Yes, sir. ठीक है। So try to put more information so that I can guide you through that affinity mapping.
करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, कॉन्सेप्ट तो ठीक है। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस। तो जब भी कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट को हम प्रपोज करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट दैट प्रोडक्ट इज क्रिएटिंग द वैल्यू, क्योंकि it is a possibility, it is a possibility और it is a requirement also कि whatever product you are creating, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि वो बस आप हॉबी के लिए बना रहे हो, उसका कोई वैल्यू होना चाहिए, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो उसका वैल्यू आप कैसे डिफाइन करोगे? कैसे आप डिफाइन करोगे कि जो आप बना रहे हो दैट इज़ अ वैल्यूएबल थिंग, right? For that thing, what you do is you start doing or start mapping the value proposition canvas. So value proposition canvas is nothing but a mapping जहाँ पे हम नीड और रिक्वायरमेंट को फीचर्स और फंक्शनैलिटीज से ऑफ द ऐप हम मैप करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, नीड और रिक्वायरमेंट क्या है यूज़र का, और हम उसके अगेंस्ट हम किस तरह का फीचर दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों बैलेंस्ड हो जाता है देन a value is being created of the design that we are creating। जो अगर नीड और रिक्वायरमेंट जो है उससे मैच हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो प्रोडक्ट जो है या डिज़ाइन जो है वैल्यू क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट वैल्यू प्रोपोजिशन इज़ ऑल अबाउट, वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस इज़ ऑल अबाउट। सो फर्स्ट थिंग what it is, to understand what a value proposition canvas is, so in a very layman language it gives an idea why a customer should buy what you are creating। आप एक ऐप बना रहे हो, मान लो हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बना रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि वो ऐप वैसे ना रहे, आप चाहोगे कि वो खरीदे कोई, तभी तो उसका बिजनेस जनरेट होगा, बिजनेस क्रिएट होगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। क्योंकि वी आर नॉट डिज़ाइनिंग जस्ट टू डिज़ाइन एंड लीव इट, राइट? हम उससे पैसा जनरेट करना चाहते हैं ना, वट एवर वी आर क्रिएटिंग। ऊबर है, ऊबर आप यूज़ करते हो तो ऊबर एक डिज़ाइन नहीं है, वो पैसा जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, राइट? वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है इसलिए पैसा जनरेट कर रहा है। ये समझ रहे हो आप? यस? नो? Yes, sir. ठीक है, तो दैट इज़ वॉट हेयर ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू गिव reason to the user to buy or use our product or design, right? So यहाँ पे like I said, value proposition is the place or the map where your company's product ideas get mapped with the customer needs and desires, right? And it is a magic fit between what you make and why people should buy it। तो आप ये इंश्योर करो कि आप जो बना रहे हो वो अच्छा भी है, और आप ये भी इंश्योर करो कि वो जो आप बना रहे हो वो लोग बाई करें। तो उसके लिए आपको वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस जो है अच्छे से बनाना पड़ेगा, ताकि तभी आपको पता चलेगा कि जो मैं बना रहा हूँ उसकी नीड है भी कि नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एज अ डिज़ाइनर मैंने कुछ ऐसा सोच के निकाल दिया जिसका वैल्यू नहीं है ना, जिसका वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या करेगा कस्टमर फिर? अगर उसका वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी काम का नहीं होगा, वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा, पैसा नहीं जनरेट करेगा, राइट? तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ क्रिएटिंग द वैल्यू, राइट? एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यू, राइट? व्हाट इज़ वैल्यू की वैल्यू का मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये इक्वेशन आप समझो कि वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट माइनस कॉस्ट। कोई समझा पाएगा इसका क्या मतलब है? कोई मतलब ट्राई कर सकता है? शशि और अर्पिता, आप दोनों में से कि इसका मतलब क्या आप समझते हो? What is value? What is benefit? What is cost? Yes? Try. Shashi, Arpita? No idea, sir.
अर्पिता, आप व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इट मीन? सर, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो हम लोग लाइक एक चीज पढ़ते हैं विच इज प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो मेरे दिमाग में वैसा कुछ चल रहा है इसको देख के। इट इज समवॉट रिलेटेड टू दैट ओनली, इट इज यस सर, समवॉट बट मेरे को रिलेटेड टू, एक्सप्लेन करना नहीं आता लाइक हाँ इट्स वो ओके, इट्स इस ओके। कंटेक्स्ट में कैसे लगेगा। हाँ हाँ, आप सही जा रहे हो, ऑलमोस्ट यू आर देयर। ये इसका मतलब भी उसी तरीके से, सो वैल्यू इज समथिंग विच अ प्रोडक्ट इज गिविंग टू द यूज़र, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले हम जो दूसरा बेनिफिट और कॉस्ट समझते हैं, ठीक है। मान लो कि लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ कोई भी ऐप का नाम लो आप, लेट्स गो इन दैट वे, किसी भी ऐप का नाम बताओ आप, जो भी आपको नाम पसंद हो, नेम ऑफ एनी ऐप दैट यू लाइक, जस्ट गिव मी अ नेम। इंस्टाग्राम। सॉरी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ओके। सो इंस्टाग्राम में हम लेते हैं इंस्टाग्राम एड्स को, ठीक है। इंस्टाग्राम एड्स लें, चलेगा? विल इट वर्क? यस सर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम एड्स। अगर हम बोलें कि द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ इंस्टाग्राम एड इज लाइक 1000 रुपीज़ फॉर 1 लाख पीपल, 1000 रुपये लगेगा 1 लाख लोग को दिखाने का, ठीक है। समझ में आ गया? मान लो कि मैंने क्या किया, मैं वीडियो ऑन करता हूँ अपना ताकि आपको दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, ये खिलौना, यस सर। ठीक है। अब ये खिलौना है, मुझे ये बैंगलोर में एक जगह है, वहाँ से चन्नापटना, वहाँ से लेके आया था मैं। अब देखो ये खिलौना है, इसका ऐड मैंने बनाया, इसका एक ऐड बनाया, ठीक है। अब नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने ऐड बनाया और मैंने सोचा कि एक इसका ग्राफिक डिज़ाइन बनाता हूँ ऐड का, और उसको मैं क्या करता हूँ कि उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ ऐड के फॉर्म में, और उससे जो है लोग ख़रीदेंगे मेरे से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए 1000 रुपये डाल दिया इंस्टाग्राम में, और वो 1 लाख लोग को दिखा। उस 1 लाख लोग में क्या हुआ, उस 1 लाख लोग में 200 लोग ने मेरा प्रोडक्ट ख़रीद लिया, ठीक है। और मैंने एक को अगर बेचा, मान लो 200 रुपये में, एक खिलौने को 200 रुपये में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मान लो 200 लोग ने ख़रीदा, तो सीधे सीधे 40,000 मैंने अर्न कर लिया, राइट? कर लिया ना? ये समझ में आया? यस सर। तो मैंने Yes, sir. लगाया 1000, लेकिन अर्न मैंने कर लिया 40,000, राइट? सो कॉस्ट उसका था 1000, बेनिफिट हमें मिला कितना? 40,000 का, राइट? सो वैल्यू जो जनरेट करा वो इंस्टाग्राम एड्स, दैट इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट। सो सिमिलर वे, ये समझ में आया? अब समझ में आया बेनिफिट माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू, यस सर। ठीक है। तो सिमिलर वे में जब कोई प्रोडक्ट का फीचर होता है, कोई भी फीचर आइडिएट करते हो आप प्रोडक्ट का, तो वो कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, ये इससे आइडिया लगाते हैं कि वो बेनिफिट क्या प्रोवाइड कर रहा है यूज़र को, कितने में बना है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वही उसकी वैल्यू है। तो अगर मान लो कि कोई ऐप बनाया आपने 10 लाख रुपए लगा के, 10 लाख रुपए लगा के आपने कोई ऐप बनाया, लेकिन बेनिफिट वो 1 लाख रुपए का भी दे नहीं रहा है, तो वैल्यू कुछ क्रिएट हुई? यस No, नो? sir. नहीं हुई। तो वही है वैल्यू प्रोपोजिशन का फ़ायदा हमें जस्ट अ सेकंड, सो वैल्यू प्रोविजन का फ़ायदा हमें यही होता है कि हमें कैसे एनालाइज करें कि बेनिफिट क्या है, कितना कॉस्ट लगना चाहिए, और कॉस्ट जस्टिफाइड है कि नहीं, ठीक है। और ये हमें समझने में मदद करता है कि हम बना क्या रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, और कहाँ पे और कैसे वो यूज़ होगा,
ठीक है, क्लियर हो गया वैल्यू प्रोपोजिशन का फंडा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आता है वैल्यू प्रोपोजिशन में होता है वैल्यू साइकिल आती है। ठीक है, इस पे कोई एक्टिविटी नहीं करना है आपको, ये समझने की बात है, क्योंकि आप माइंडफुल रहो कि क्या बना रहे हो और क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो वैल्यू साइकिल में जब भी वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करते हो तो वैल्यू साइकिल की भी बात करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू साइकिल में 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है वैल्यू क्रिएशन। आप ऐसी क्या चीज़ दे रहे हो अपने एप्लीकेशन में जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू क्रिएट हो रही है, वो पहला स्टेप है। ठीक है, उसके आपने जो भी फीचर दिए उसका कुछ वैल्यू लगा लोगों को, लोगों ने उसको ख़रीदना स्टार्ट किया, लोगों ने उसको डाउनलोड करना स्टार्ट किया, सो दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, अब वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या भी अलग अलग तरह से हो सकता है कि वैल्यू क्रिएशन किया गया कि बहुत सारे ऐड दिखा दिए गए, ऐप में उतना दम नहीं था, ऐप का उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन इतना ऐड चलाया गया उस ऐप के लिए कि लोगों ने देख देख के उसको ख़रीद लिया या फिर उसको डाउनलोड कर लिया। हो सकता है ऐसा? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट, सो दैट इज़ वैल्यू क्रिएशन, दैट इज़ वैल्यू क्रिएटेड। अब यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं क्या सही क्या है गलत क्या है, मार्केटिंग से या फिर किसी तरीके से हमने वैल्यू क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब नाउ सेकेंड पार्ट विल बी वैल्यू अप्रोप्रिएशन। अब लोग जब यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब उसका यूज़ करना स्टार्ट करते हैं लोग, तो उसका अप्रोप्रिएटनेस पता चलता है। हो सकता है कि अरे मैंने इसके लिए तो 100 रुपये दिया था लेकिन इसका वैल्यू तो 20 रुपये का है। ठीक है, ऐसा हो सकता हाँ है, जॉन, लेकिन राइट? सॉरी सर। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लोग जब उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, व्हेन पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, देन दे गेट टू नो दैट ओके व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एक्चुअल वैल्यू पता चलती है वो हेल्प करती है कंपनीज़ को उसको इम्प्रूव करने में। ठीक है, कस्टमर्स का जो शिकायत है, कस्टमर्स के जो कंप्लेंट है उनको एड्रेस करने में। ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने में, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो होता है प्रोडक्ट का वो डिफ़ाइन करता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर वैल्यू क्रिएशन से कम हुआ तो वो फेल हो जाएगा प्रोडक्ट, राइट? तो वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू अप्रोप्रिएशन भी सिमिलर होना चाहिए, एक ही लाइन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेच कुछ ऐसा रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसा डाउनलोड करने के लिए यूज़र को कह रहे हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? ऐसे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको, राइट? उसके बाद आता है वैल्यू कंजम्पशन आता है। अब ये वैल्यू कंजम्पशन वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके किसी ऐप में। आपके कोर फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो आपके ऐप को डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे फीचर जो आपके प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करते हैं और उसके वजह से लोग ख़रीदते हैं वो प्रोडक्ट या फिर वो ऐप डाउनलोड करते हैं या ख़रीदते हैं, राइट? जैसे कि आपने बोला कि इंस्टाग्राम की बात कर रही थी अर्पिता, ठीक है? सो मुझे मालूम है कि इमेज का शेयरिंग सबसे बेस्ट सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में होता है इंस्टाग्राम में, लेकिन इस तरह से बहुत सारे और भी एप्लीकेशन भी तो एग्जिस्ट करते होंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि इंस्टाग्राम अकेले होगा, यस और नो? यस सर। राइट? तो क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा फीचर प्रोवाइड कर रहा है इंस्टाग्राम जिसकी वजह से डाउनलोड ज़्यादा है, ठीक है? वो उसके वजह से उसका वैल्यू कंजम्पशन होता है, उसके वजह से उसको यूज़ करते हैं। इसको क्या लोग यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू कंजम्पशन। फिर आता है वैल्यू रिन्यूअल। वैल्यू रिन्यूअल क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम प्रोडक्ट जो है आउटडेट हो जाता है, ठीक है? 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, मे बी 3 महीने के बाद आपको दिखेगा कि आपका ऐप हमेशा अपडेट मांगता है। मे बी हो सकता है 1 महीने में ही मांगता हो। होता है ऐसा? यस सर। यस अर्पिता, Yes, sir. राइट? सो योर ऐप कीप्स आस्किंग फॉर गेटिंग अपडेटेड। आपका ऐप हमेशा बोलता है कि अपडेटेड। सो वैल्यू रिन्यूअल ये कैसे रिलेटेड है आपके अपडेट से? बता सकते हो? ट्राई करो अब बताने का, मैं फिर बताता हूँ।
If we add new features to the web or website or app, it will be more valuable for the users. एग्जैक्टली वैल्यू रिन्यूअल तब होता है किसी चीज़ का जब कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं उसमें। अब जैसे मान लो इंस्टाग्राम में ऐड कर रहा है, यूज़ कर रहा था, अब कोई नया फीचर आ गया इंस्टाग्राम में, उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू रिन्यूअल। ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके वैल्यू को बढ़ा दे, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू को बढ़ा दे, वो उसको कहेंगे वैल्यू रिन्यूअल। ठीक है, सो दैट इज़ द फोर्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप इज़ वैल्यू ट्रांसफ़र। अब ये सारा चार चीज़ आपने करा किसी प्रोडक्ट के साइकिल में। वैल्यू ट्रांसफ़र वो चीज़ होती है जो आप किसी को बताओगे। जैसे कि आपको कोई ऐप बहुत ज़्यादा पसंद आया और आपसे किसी ने पूछा कि यार मुझे कोई ऐप बताओ जिससे कैब बहुत आसानी से बुक हो जाए। ठीक है, तो आप कौन सा सजेस्ट करो? मान लो कि मैं चलो पूछता हूँ कि आपको अगर मुझे सजेस्ट करना हो कोई ऐसा ऐप कैब वाला जिससे आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होते हो, वो हमेशा कैब बुक हो जाती है, कोई एक ऐप, एनी ऐप? ओला, उबर, कौन सा? ओला। ओके, ओला। तो यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफ़र इज़ कि आपने मुझे रिकमेंड किया, दैट इज़ द वैल्यू ट्रांसफ़र विच इज़ हैपनिंग, राइट? क्योंकि आपने उसका वैल्यू मतलब उसका वैल्यू क्रिएशन देखा, वैल्यू अप्रोप्रिएशन देखा, कंज्यूम किया उसका वैल्यू, नए फीचर्स जो है ओला के वो भी आपने कंज्यूम किए, आप उससे सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ओला जो है अच्छा ऐप है, उससे मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ, इट इज़ गिविंग मी द वैल्यू विच आई वॉन्ट, सो दिस is something that I can recommend to people. So right now you have consumed the value of the product, and then when I asked you okay what is the app that I should install, you just directly said okay Ola is one app that I would recommend you because उसका फ़ायदा आपको मिला and वो वैल्यू आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो दूसरे को भी। सो दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू ट्रांसफ़र। तो ये पूरा जो प्रोडक्ट साइकिल होता है इन 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है और इसको हम कहते हैं वैल्यू साइकिल बोलते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Right? So this is a very integral part of the value proposition canvas. And last but not the least, how does a value proposition canvas look like? तो वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे 2 साइड होते हैं, प्रोडक्ट होता है और कस्टमर होता है। तो प्रोडक्ट साइड में आप डिफ़ाइन करते हो कि आप बेनिफिट क्या दे रहे हो अपने यूज़र को, क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो और क्या फ़ीचर दे रहे हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। तो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, इमोशनल बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट, एक्सपीरियंस और फीचर में क्या दे रहा है और एक्चुअल में यूज़र क्या चाहता है, व्हाट द यूज़र वांट्स, व्हाट इज़ द फियर ऑफ द यूज़र एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ द यूज़र, राइट? सो नीड इज़ द मोस्ट इमीडिएट थिंग। नीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फियर उसके बाद इंपॉर्टेंट है एंड वांट्स आर थर्ड। क्योंकि वांट्स कुछ ऐसा हो सकता है उसका नीड ना हो, लेकिन यूज़र चाहता है कि अगर हो तो अच्छा है, नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये तीनों चीज़ें इन तीनों चीज़ से मैप होती हैं कि नहीं? That is what defines the whole mapping, which is called as value proposition canvas. Or the more things from this side gets mapped to this, जितनी ज़्यादा चीज़ें इधर से इधर को मैप होंगी, उतना बेस्ट प्रोपोजिशन बनेगा आपके एप्लीकेशन का। समझ में आया ये चीज़? Yes, sir. Yes, sir. Right? So that is the concept of value proposition canvas, right? So at the end of conclusion of value proposition canvas, first thing is it helps in analyzing and identifying the market segments or specific customers or target individual. इस मार्केट को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करता है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूज़र और कस्टमर के क्या नीड है, क्या टारगेट है, वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। वो आप जो वैल्यू बना रहे हो, आप जो फीचर प्रोवाइड कर रहे हो, वो क्या एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है, वो हेल्प करने में वो समझने में मदद करता है। क्या आप ऑफ़र कर रहे हो, बेनिफिट उसका क्या है, ये डिफ़ाइन करने में मदद करता है।
ऑल्टरनेटिव क्या है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, आप दूसरे प्रोडक्ट से क्या अलग कर रहे हो, ठीक है, ये समझने में मदद करता है. एंड ओवरऑल इट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. सो दिस इज अबाउट द वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास, राइट. So that was it, and giving you an idea of what a actual value proposition canvas looks like. I'll tell you. Okay. वैल्यू प्रोविजन, यस. सी, ऐसे वैल्यू प्रोविजन किया हुआ है. अब देखो क्या जो है यूज़र का, देखो सेम वही है, नीड, वांट्स एंड फियर्स. तो नीड क्या है यूज़र का, ये ऐसे अलग अलग तरह के नीड है. वांट क्या है, फियर क्या है, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस क्या हम दे रहे हैं यूज़र को, वो इम्पोर्टेंट है. बेनिफिट क्या दे रहे हैं और फीचर क्या दे रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें मैप किया है, ठीक है. और उसके बेसिस पे हम आगे फीचर्स को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा फीचर रखना चाहिए, कौन सा फीचर नहीं रखना चाहिए एप्लीकेशन में. ये इसमें भी हेल्प करेगा आपके, ठीक है. समझ में आया? यस सर. यस, ठीक है. तो आइडियली तो आपका पूरा बोर्ड इस तरह दिखना चाहिए आपके पूरे प्रोजेक्ट का, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है. ये बहुत ही एक्सटेंसिव है रिसर्च, ये पूरा केवल रिसर्च ही है. इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर देखो कितना डिटेल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, बड़ा सा पूरे ऐप का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, उसका पूरा फ्रेमवर्क है. तो इतना नहीं करना है आपको, ये थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है. ये एंट्री लेवल पे नहीं सजेस्टेड है, ठीक है. तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है. So that was about it, and just